नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले नोटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित 3 जजों की कमेटी ने जांच तो शुरू कर दी, लेकिन कई सवाल पैदा हुए हैं। सवाल ये कि क्या जजों की ये कमेटी जांच की तह तक जा पाएगी, और वैसी स्थिति में जब सबूतों का अभाव दिख रहा है तो सवाल क्या पैदा हो रहे हैं। उन सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता से आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। उनके साथ बातचीत में उन बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस जांच में पेचीदगी और बारीकी क्या है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी तह तक जा सकती है, या परेशानियां हो सकती है, या इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना बहुत मुश्किल है जब तक बाकी केंद्रीय एजेंसियां ये जांच न करे, और ऐसी स्थिति में जब सबूतों का अभाव दिख रहा है। तो विराग गुप्ता से बात करूं उससे पहले जो सवाल है, जिन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है, एक एक करके मैं सवाल एक एक लाइन में बताता हूं, फिर विराग गुप्ता साहब को शामिल करेंगे। सवाल पहला ये कि दिल्ली पुलिस ने पंचनामा क्यों नहीं दर्ज किया। जो ऐसे मामलों में होता है, पंचनामा दर्ज किया जाता है, सीजर रिपोर्ट। पंचनामा के बगैर कैसे आगे बढ़ेगा मुकदमा, बहुत अहम है, क्योंकि पंचनामा नहीं है, सबूत नहीं है। कैसे होगी अधजले नोटों की बरामदगी, क्योंकि अधजले नोट मिले नहीं, कहा गया उसे हटा दिया गया या कहीं वहां से गायब कर दिया गया। जस्टिस वर्मा पर कब तक होगी एफआईआर। क्या एक जज के घर से नोटों की बरामदगी हो जाए, करोड़ों की बरामदगी के वीडियो आ जाए, बरामदगी मतलब नोटों के जलने के वीडियो आ जाए, तो फिर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। जजों की कमेटी तह तक कैसे पहुंचेगी। जस्टिस वर्मा की जांच में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की तरफ से नियुक्त 3 जजों की कमेटी जांच कर रही है, जिसमें 3 हाईकोर्ट के जज है, 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है और एक कर्नाटक हाईकोर्ट की जज है। पुलिस को जांच का जिम्मा क्यों नहीं दिया गया। ईडी और इनकम टैक्स जांच में क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है और इनकम टैक्स का भी मामला हो सकता है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या वीडियो पर्याप्त सबूत हैं, जो वीडियो अग्निशमन कर्मचारियों ने या जिसने भी रिकॉर्ड किया, जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। तो ऐसे सवाल हैं। और उसके बाद जस्टिस वर्मा अगर कह रहे हैं कि वो नोट उनके नहीं है, तो नोट उनके घर पर आए कैसे, और जस्टिस वर्मा के घर पर ये करोड़ों कैसे आया, किस तरह का ये लेन देन है, किसका पैसा है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो विराग गुप्ता साहब को स्क्रीन पर लाया जाए। विराग गुप्ता अक्सर अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़ी वेबसाइट में, अखबारों में इस बारे में एक्सप्लेनर लिखते हैं, विस्तार से तकनीकी पक्ष को समझाते हैं, इसी तौर पर हम जानते हैं उनको। विराग गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप। जी शुक्रिया, थैंक यू। पहला सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस ने पंचनामा क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए अजीत जी, पंचनामा नहीं दर्ज करने की वजह से क्या पेचीदगी, क्या मुश्किल होगी, कैसे बढ़ेगा केस। देखिए ये पूरी समस्या की जड़ है और यहीं से पूरी समस्या की शुरुआत होती है, क्योंकि पंचनामा का जो प्रोसीजर होता है, तो जब तक कोई सामान्यतः जिसको बोलते हैं कोई छापा नहीं पड़े या कोई एफआईआर नहीं हो, जब तक कोई इस तरह के ऑफिशियल विजिट नहीं हो, तब तक पंचनामा नहीं बनता है। और इस मामले में जो शिकायत सबसे पहले की गई थी वो पीसीआर वैन को की गई थी। पीसीआर ने ही उनको जो अग्निशमन दल को सूचित किया, अग्निशमन दल वाले आए और उन्होंने इसको आग बुझाया, और उन्होंने ही पर्सनल लेवल पे, या उनका प्रोटोकॉल रहा होगा, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फोटो लिया, और उसके बाद वो चले गए और वहां का जो स्थानीय थाना है वहां पर इसकी रोजनामचे में एंट्री हो गई। लेकिन पंचनामे बनाने का कोई भी वहां पर ऑफिशियल मैंडेट नहीं था, न ही कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब पंचनामा नहीं बनाने की वजह से पूरे केस में सारी उलझने हैं, और वो जो वीडियो है वो अनाधिकारिक तौर पर बनाया गया। अभी वो बीएनएस कानून और आईटी एक्ट के तहत पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है, और उसके बावजूद उसको सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिसकी वजह से एक उलझने बढ़ गई हैं। अब मैं एक एक पॉइंट पर सवाल पूछूंगा ताकि हर सवाल का जवाब मिले। जैसे आपने कहा डीडी एंट्री हो गई, तो डीडी एंट्री हो गई है कि ये वीडियो मिला और पुलिस वाले जो वहां से जस्टिस वर्मा के यहाँ से गए रात में 12 बजे, 12:30 बजे, जब भी आग बुझने के बाद, क्योंकि डीडी एंट्री को लेकर भी कंफ्यूजन है। नहीं, डीडी एंट्री सिर्फ इस बात की होती है कि जब भी कोई पीसीआर वैन में कोई कंप्लेंट आती है, तो उस कंप्लेंट को जब रिजॉल्व कर लिया जाता है तो इस बात की एंट्री होती है। तो एंट्री सिर्फ इतनी हुई होगी कि इस मकान हाउस नंबर पे ये शिकायत आई थी, ये लोग गए, इतने बजे गए और इतने बजे वो लोग वापस आ गए। वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वीडियोस बनाए,
मेरी जानकारी के हिसाब से ये बात अधिकृत नहीं है, लेकिन नहीं हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के अनुसार जो कागजात सार्वजनिक हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि बहुत सारी बातें व्यक्तिगत तौर पर हुई हैं जो कि अभी सार्वजनिक नहीं हुई। जब पुलिस कमिश्नर ने शाम को 4:30 बजे चीफ जस्टिस से बात किया, जब चीफ जस्टिस ने सीजेआई से बात किया, सीजेआई ने और भी चीजें मांगी, तो वो सारी बातें वीडियोस जो तरीके से पर्सनल लेवल पर शेयर की गई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो डीडी एंट्री में ये सारी बातें विस्तार से होंगी। सही। अब एक सवाल है कि बगैर पंचनामा के ये केस अब कैसे बढ़ेगा, ये समझना चाहते हैं, जरा कानूनी पहलू। देखिए, बगैर पंचनामा के केस बढ़ने में दो बहुत बड़ी दिक्कत हैं। पहली बड़ी दिक्कत यह है कि जज साहब ने ऑफिशियली लिखित तौर पर यह कहा है कि जब उनके घर में आग लगी, उसके बाद जब वहां पर लोग गए तो ऐसा कोई भी वहां पर पैसे का थैला नहीं था, बैग नहीं थे, और वहां से उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया है। और वो बात खंडित हो रही है दो तरीकों से। पहला कि वहां पर यह बताया जा रहा है, पहले बताया गया था कि लॉक्ड है, तो वो बोल रहे हैं लॉक नहीं था। अब वहां पर बाहर सफाई कर्मचारियों को भी पैसे मिल रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि वहां से चीजें हटाई गई हैं 15 तारीख को सुबह। तो अब वीडियो में कोई कंटेंट आ रहे हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इंटरवेंशन हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, जिन्होंने अपने रिजोल्यूशन में पहली बार लिखित तौर पर इस बात की जानकारी दिया कि 15 करोड़ रुपए थे। अब 15 करोड़ रुपए का जब पंचनामा नहीं बना, कोई गिनती नहीं हुई, तो हवा में ये बात कहां से आ गई? ये बात सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें डिफेमेशन भी है, कहीं ना कहीं से इसमें असत्यता की गुंजाइश भी है। तो जब किसी ने गिनती ही नहीं करी तो वो कहां से आ गई? और जो वीडियो है, और वीडियो इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी फैक्ट्स और एनी रियल मनी, तो उस वीडियो की अहमियत कितनी होगी? नहीं, लेकिन एक बात बताइए, ये कहना कि इसमें डिफेमेशन है, जरा ये भी समझना चाहूंगा बाकी सवाल के बाद। भाई 15 करोड़ थे, 5 करोड़ थे, 20 करोड़ थे, इसमें डिफेमेशन की गुंजाइश कहाँ है? अगर करोड़ों की करेंसी वहां दिख रही है। वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, वीडियो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा। संजय अरोड़ा ने सारी सूचना दी। वो हमारे पास ये 25 पन्ने की रिपोर्ट जो दस्तावेज है सौंपी गई, वो उसमें लिखा है। इसमें जब सब कुछ है, जिसमें वो जजों के बीच का कन्वर्सेशन से लेकर और ये फोटो, तो इसमें मानहानि कहां से है? ये जरा समझ। नहीं देखिए, मानहानि इससे हो जाएगा कि बिना नोटों की गिनती के आप कैसे करें 15 करोड़ है? नहीं नहीं नहीं, कानून की बारीकियों को हम जब समझें तो कानून की 3 बारीकियां हैं। पहली बारीकी यह है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाए तो वो इनोसेंट होता है। और उन्होंने इस बात को बोला है कि मेरे पैसे नहीं थे, हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ का वीडियो नहीं है। दूसरी बात, आजकल बहुत बड़े पैमाने पे ये बात आ रही है कि एआई जनरेटेड वीडियोज बन रहे हैं। तीसरी बात कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो सकती है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए उस इलाके के बाहर के, जिसमें ये पता चले कि 15 तारीख को सुबह पैसे वहां से किस तरह से हटाए गए, कब आए। वहां पर सीसीटीवी फुटेज में यह पता चलना चाहिए कि नोटों की बोरियां कब आई थी अंदर, कब उनको बाहर फेंका गया। तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि मानहानि होनी चाहिए। हमारा यह कहना है कि एक सिटिंग जज जब मना करता है और उसके बाद अगर कोई वीडियो के बेसिस पे आप कोई एक आरोप लगाते हैं, तो वीडियो शुड बी सपोर्टेड बाय अदर फैक्ट्स। और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पूरी वहां की कड़ियों को जोड़ सकते हैं। अब एक सवाल है कि ये नोट जो वहां जले नोट घर पर थे, जो इस डॉक्यूमेंट में सब जगह इसके बारे में, इस सुप्रीम कोर्ट के इस दस्तावेज में सब कुछ लिखा गया है। बल्कि चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने, देवेंद्र उपाध्याय ने तो ये भी लिखा है कि उस कमरे में किसी और की बाहरी एंट्री नहीं हो सकती है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। और अगले दिन नोट वहां गायब कर दिया गया। 2 बयान है इस 25 पन्ने के दस्तावेज में। इस बयान में लिखा हुआ है कि 4-5 जली बोरियां मिली है, उसके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले। ये सब इसमें गार्ड और इन सब के हवाले से लिखा गया। मेरा ये सवाल है कि अब ये नोटों की बरामदगी कैसे होगी? अगर इसी रिपोर्ट में कह दिया गया कि पुलिस कमिश्नर ने सूचित किया कि 15 तारीख की सुबह वो जो भी अवशेष थे जले हुए नोटों के, बोरियों के, वो हटा दिए गए और अब वहां कुछ है नहीं, साफ कर दिया गया, तो कैसे बरामद होंगे? ये तो एविडेंस है कोर्ट के लिए, किसी भी क्रिमिनल केस के लिए। जी, तो मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन ऐसे मामलों में जिस तरीके से 5 साल 10 साल बाद जब ट्रायल चलता है और दिक्कतें आती हैं, तो इस तरह के मामलों में जो जो अभियोजन पक्ष की और डिफेंस की जो बहस होती है, उसमें इस तरह के मामलों में 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल ये आएगा कि वो जो बोरियां थी कितनी बड़ी थी, उनका साइज कितना बड़ा था।
दूसरा सवाल ये आएगा कि नोट सिर्फ ऊपर से दिख रहे थे कि नोट अंदर तक भरे हुए थे। ये भी हो सकता है कि भाई नीचे कुछ और रखा रहा, ऊपर सिर्फ नोट रखे रहे, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात कि नोटों की संख्या के क्वांटिफिकेशन के अलावा जब राख भी उसकी गायब हो गई, राख से भी शायद पता चल सकता था कि ये राख संभवतः उन नोटों की राख है, करेंसी नोट की राख है। जब राख भी गायब हो गए और उसमें सिर्फ जितने नोट वीडियो में दिख रहे हैं, जितने नोट दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही माने जाएंगे, जो दिख नहीं रहा है उसका प्रिजम्पशन नहीं हो सकता है कानून के अनुसार। तो अब बात आती है कि फिर ऐसे मामले में जैसे 14 तारीख की रात की ये घटना है, 12 बजे रात मान लीजिए 11:43 पर कॉल गई थी और 20 तारीख को कॉलेजियम की बैठक हुई, 21 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी, तब पब्लिक डोमेन में आई। आज की तारीख अगर जोड़ लें तो मान लीजिए 10 दिन हो गए। तो क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ ऐसे मामले में एफआईआर नहीं होनी चाहिए, एफआईआर नहीं हो सकती है? नहीं, देखिए एफआईआर निश्चित तौर पर हो सकती है और एक एफआईआर तो होनी ही चाहिए। और वो एफआईआर है जब जस्टिस वर्मा ने अपने लिखित प्रतिवेदन में ये बताया है कि नोट उनके यहाँ पर नहीं थे और उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है और दिसंबर में उनके सोशल मीडिया में उनकी मानहानि करने की कोशिश की गई थी। तो एक सिटिंग जज को एफआईआर करने से कोई रोक नहीं है। अगर सिटिंग जज के खिलाफ कोई अगर साजिश हो रही है तो जस्टिस वर्मा के जो डिफेंस है उस डिफेंस में एक बहुत बड़ा अपराध बनता है। इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफियर करने की कोशिश हो रही है। तो उनके, क्योंकि इसमें उनके खिलाफ एफआईआर होनी की चाहिए नहीं चाहिए, इसमें प्रथम दृष्टया सारी बातें साबित हैं और इसीलिए उनको चीफ जस्टिस ने न्यायिक कार्यों से विरत करने का वो किया है। और देश के इतिहास में पहली बार बगैर जांच के, बगैर फाइंडिंग के सारे इंटरनल कम्युनिकेशंस को पब्लिक कर दिया गया है। तो 2 एफआईआर इसमें होंगी। पहली एफआईआर होगी जस्टिस वर्मा ने जो अपनी बात बताई है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही थी, तो साजिश की जांच होनी चाहिए। दूसरी एफआईआर इस बात की होनी चाहिए क्योंकि जो जुडिशरी है, जुडिशरी इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए इक्विप्ड नहीं है, वहां पर इस तरह की जांच नहीं होती है। इसीलिए आप देखें कि वो जब उन्होंने, उनको कॉल डिटेल रिकॉर्ड चाहिए तो पुलिस कमिश्नर को लिखा। अब सवाल कई हैं इसमें, इस पूरे प्रोसीजर में 2 विसंगतियां उभर रही हैं। पहली विसंगति उभर रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि 2 लोग फायर ब्रिगेड के चीफ के पास बयान दर्ज करने गए। वो 2 लोग किस अथॉरिटी से बयान दर्ज करने गए? जब 3 लोगों की समिति बन गई है तो 3 लोगों की समिति का नोटिफिकेशन जारी हो, वो 3 लोगों की समिति अपना स्टाफ नियुक्त करें और उसके बेसिस पर वो अपनी जांच चालू करें। दूसरी जो दिक्कत है कि जब इन हाउस कमेटी बन गई है तो उसके बाद फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या दूसरे लोगों की इस पूरे मामले में भूमिका हो सकती है? क्या सिर्फ जांच उन्हीं 3 लोगों को करनी चाहिए या सब अपने अपने स्तर पर भी जांच होती रहेगी? ये बहुत सारे तकनीकी सवाल हैं और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे पहला और अनोखा मामला है ये भी सवाल है कि जजों की ये कमेटी 3 अलग अलग जगह के जज हैं, हिमाचल के, कर्नाटक की जस्टिस, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस, ये 3 अलग अलग दिशा में रहने वाले लोग और उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला जिसमें जैसे कहा गया कि सीडीआर मंगवाया गया है जस्टिस वर्मा का 6 महीने का, उनके घर पर रहने वाले उनके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सिक्योरिटी ऑफिसर से लेकर सर्वेंट से लेकर पीए तक के सबके सीडीआर कॉल डिटेल भी मंगवाए गए हैं और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा होता है जिससे व्हाट्सएप पर किसको कॉल गया क्या गया उसकी भी, ये सब तकनीकी पक्ष है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, कॉल डिटेल का मैच कराना, हजारों कॉल होंगे, सैकड़ों कॉल तो जस्टिस वर्मा के होंगे 6 महीने में। कॉलर कौन है, इनकमिंग किसका, आउटगोइंग किसका, उन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है, क्विड प्रो को क्या है, अगर कॉल किया, कॉल करना गुनाह नहीं है, कॉल रिसीव करना गुनाह नहीं है, कॉल करने और रिसीव करने के बीच का क्या रिश्ता है, ये सब एस्टेब्लिश करने के लिए क्या ये जजों की 3 कमेटी वेल इक्विप्ड है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से ये 3 जजों की कमेटी वेल इक्विप्ड है, क्योंकि जिसकी बैकग्राउंड है, जो इन हाउस कमेटी की बैकग्राउंड है, और इन हाउस कमेटी की बैकग्राउंड ये है कि न्यायिक कदाचार का अगर कोई मामला हो, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड कोई कदाचार का मामला हो, उसमें इन हाउस कमेटी की जांच हो सकती है। लेकिन जब बाहरी इतनी सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हों उस तरीके में, और वो भी जब तीनों जज दिल्ली के बाहर के हैं, तो क्या वो अपना न्यायिक कार्य छोड़ करके इस तरीके की जांच करने आएंगे? अब इसमें बहुत सारे संवैधानिक पहलू भी हैं अजीत जी। संवैधानिक पहलू ये है
कि हर हाई कोर्ट अपने अपने उसकी इंडिपेंडेंट, उसकी एक अपनी संवैधानिक पहचान है। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता है, सिवाय इसके कि कॉलेजियम से उनके जजों की नियुक्ति होती है। तो 3 डिफरेंट हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो एक चौथे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जब जांच करेंगे तो उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा रहेगा, उनको असिस्ट कौन करेगा। और जैसा भी आपने बोला कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगी गई, तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड इन हाउस कमेटी ने नहीं मांगी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड चीफ जस्टिस के आदेश से मांगे गई हैं। अब इन सब की अभी एक आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस कमिश्नर से मांगा, तो जाहिर है पुलिस कमिश्नर पहले फिर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सब दे देंगे। अब इसमें 2 सवाल अजीत जी उठते हैं कि दिल्ली पुलिस में कोई अगर मामला दर्ज नहीं हुआ, पी भी दर्ज नहीं हुई, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ, तो किस फाइल नंबर के बेसिस पे वो सारी जानकारियां ले रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। और ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस इस तरीके का दर्ज है, तो क्या दिल्ली पुलिस अपने लेवल पे खुद इस तरह की इंटरनल जांच नहीं करनी चाहिए कि क्या उनके लोगों ने किस तरीके से वीडियो बना करके किस तरह से सारी चीजें की। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया नोएडा अथॉरिटी के मामले में, और उन्होंने बोला कि साहब ये जो एसआईटी है, पुरानी एसआईटी के जो मेंबर हैं वो भूस्वामियों को जाकर के गलत तरीके से उनको धमका रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो नई एसआईटी बनाएंगे उसमें तीनों आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश के बाहर के रहेंगे, जिससे कि किसी तरीके का दबाव नहीं रहे। तो अब जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज की बात है तो जज ही जज की जांच करेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही संवैधानिक और नैतिक दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। संवैधानिक नैतिक के अलावा टेक्निकल सपोर्ट, फॉरेंसिक सपोर्ट और एक्यूमेन की भी बात है कि इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके साथ बहुत बड़ी टीम होती है, वो डिप्यूट करता है, सैकड़ों लोग मिलके कॉल डिटेल मिलाना, उसके फॉरेंसिक, तो एक वही देखिए एक पूरी 1000 पन्ने की फाइल पढ़ के और उसके बाद आप फैसला दे रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, सामने दोनों पक्ष के वकील हैं, उसमें आप डेविल्स एडवोकेट की तरह से जज सवाल पूछते हैं, उससे वो समझते भी हैं। यहाँ तो आपको खुद सब कुछ करना है, पीर भिश्ती बावर्ची अगर समझने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये क्या इनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये सब है, या फैक्ट फाइंडिंग करके ऐसे करके फिर सौंपेंगे, फिर आगे जांचो, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। देखिए इसमें अजीत जी 2 बड़े विरोधाभास हैं। पहला विरोधाभास ये है कि कमेटी की कोई भी प्राथमिक रिपोर्ट आने से पहले ही व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच संवाद के आधार पर उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दिया, आदेश पारित करके उनको न्यायिक कार्यों से विरत कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जिस तरीके से सरकारी अधिकारियों का सस्पेंशन होता है, ये किस्म का सस्पेंशन है कि अब आप जुडिशियल वर्क नहीं करेंगे, ये एक बड़ी बात है। अब दूसरी बात यह है कि कमेटी जितनी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस, विरोधाभास और जितने तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं, उन सबूतों के मूल्यांकन करने के लिए लंबा समय चाहिए। तो क्या उस लंबे समय तक जुडिशरी की विश्वसनीयता दांव में बनी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस लंबे समय तक इनका जो पेंडिंग ट्रांसफर हाई कोर्ट में रुका रहेगा। और नंबर 3, क्या जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक क्या न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और जिसको कि कमेटी के सामने सुलझा पाना मुश्किल दिखता है। आपको क्या लगता है पुलिस को जांच का जिम्मा क्यों नहीं सौंपा गया? जब ये सीधे क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसमें क्यों जज हैं इसलिए उनको इम्यूनिटी है, या क्यों ऐसा लगा कि ये पुलिस को सीधे जांच का जिम्मा नहीं दिया गया? देखिए अजीत जी, इसकी बड़ी एक दिलचस्प बैकग्राउंड है। दिलचस्प बैकग्राउंड ये है कि संविधान जो हमारा है वो सिर्फ 2 लोगों को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, जो क्रिमिनल केसेस के खिलाफ एक इम्यूनिटी देता है। हाई कोर्ट जजों को, सुप्रीम कोर्ट जजों को ये इम्यूनिटी है कि उनके खिलाफ जब वो सरकारी काम कर रहे हैं, न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उस काम के लिए क्रिमिनल और सिविल केसेस नहीं हो सकते हैं। तो प्रोसिक्यूशन होना और एफआईआर होना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर किसी जज के खिलाफ एफआईआर होनी है तो एफआईआर पर संविधान में रोक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक चीफ जस्टिस उस बात की अनुमति नहीं देंगे, उसके पीछे मकसद ये था कि जजों के खिलाफ किसी तरीके का कोई उनका उत्पीड़न नहीं हो सके। तो उन्होंने फैसला दिया। तो न्यायिक फैसले से कॉलेजियम बना जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, और आपस में ही एक क्लब है जो कि उसमें जजों की नियुक्ति करता है, और न्यायिक फैसले से एक प्रोटेक्शन लिया गया। अब उसकी कीमत ये चुकानी पड़ रही है कि संविधान को बने 75 वर्ष हो गए हैं और आज तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट के तहत हटाया नहीं गया। और 2 जजों को, वो दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ही थे, 2 जजों को इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाया गया, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो सामान्य तौर पर रिटायर हो गए।
तो ये एक विरोधाभास है और इससे इन विरोधाभासों को सही तरीके से ठीक नहीं करने की वजह से न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है वो दांव पर लगती है। तो अब सवाल उठता है कि जो वही मैंने पूछा कि पुलिस ने अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या ईडी इनकम तो टैक्स पुलिस बगैर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति के पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। सही। तो जैसे मैं जस्टिस ढींगड़ा का देख रहा था, वो दैनिक भास्कर में जब यही इम्यूनिटी वाला सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेहिसाब कैश अगर मिला है, कोई संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे थे, जुडिशियल वर्क नहीं कर रहे थे, तो ऐसे मामले में इम्यूनिटी किस बात की? नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन इस बात का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही करेंगे, क्योंकि जुडिशियल साइड से जो फैसले दिए जाते हैं वो प्रशासनिक तौर पर बाध्यकारी होते हैं और उसके जो दो और पहलू हैं ईडी और आईटी के, तो उनको जो इम्यूनिटी मिली है क्रिमिनल और सिविल केसेस में मिली है, लेकिन उनके खिलाफ इनकम टैक्स की जो लायबिलिटीज हैं, ये मामला एक ऐसा है जिसमें कि नोट जले हैं या जलाए गए हैं। ये मामला ऐसा है कि जिसमें बड़े पैमाने पर नोटों की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर वो अनअकाउंटेड होंगे, क्योंकि जिसके यहाँ से मिले उसने बोला हमारे नोट नहीं है। तो इसमें निश्चित तौर पर इनकम टैक्स की भूमिका भी आती है और ये सारे एजेंसियां स्वतः केस रजिस्टर नहीं कर सकती, क्योंकि सिटिंग हाईकोर्ट जज का मामला है। तो जब तक चीफ जस्टिस की तरफ से इसमें कोई इंडिकेशन या अनुमति नहीं आएगी तो दूसरी एजेंसियां इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब ये सवाल है कि जो वीडियो है, जो वीडियो पुलिस कमिश्नर ने व्हाट्सएप पर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा, जिस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पब्लिक कर दिया, जो वीडियो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, जिस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर नोटों के बंडल ऐसे नीचे रैक से नीचे गिर रहे हैं और उसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं ऐसे डंडे लेकर नोट बोरियों से इधर उधर गिरा रहे हैं, जहां चूंकि उसमें आग लगी हुई है। ये सब कुछ 1 मिनट 7 सेकंड का वीडियो है जो अब पब्लिक डोमेन में है। अब जस्टिस वर्मा की तरफ से शायद कहा गया कि ये नोट जब वहां आग बुझी तो जब वहां गए उनके परिवार के लोग, वो तो खुद भोपाल में थे, तो वहां ये नहीं था, नहीं दिखाया गया या नहीं बताया गया। ये कहीं और का भी हो सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कुछ इस तरह की बात। अब बात आती है कि क्या ये वीडियो अगर ये बयान हो जाए कि भाई अग्निशमन विभाग के किस अधिकारी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, किस फोन से रिकॉर्ड किया गया, वो फोन भी एक एविडेंस होगा फॉरेंसिक जांच के लिए, इसी से रिकॉर्ड किया गया, इसमें जीपीएस होता है, ये भी पता चल जाता है किस वक्त किस लोकेशन पर रिकॉर्ड किया गया, ये फॉरेंसिक का काम है। लेकिन क्या ये वीडियो सफिशिएंट एविडेंस है जस्टिस वर्मा के खिलाफ? नहीं, देखिए, हम लोग बहुत आगे की बात कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि इस मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। ये सारी बातें तब आती हैं क्योंकि इसमें जो 4 स्तर की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, कि पहली ये मान के चला जा रहा था कि उनको ट्रांसफर करने से उनके खिलाफ दंड हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो अगर सब सारी चीजें उनके पास साबित हो जाती हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि उनके खिलाफ महाभियोग होगा, लेकिन उनको जो संवैधानिक सुरक्षा मिली है उसके तहत ये बड़ा मुश्किल दिखता है कि इस मामले में उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल हो। और जब क्रिमिनल ट्रायल हो तभी इन सब बातों की बात आती है कि वो वीडियो किसने बनाया था, किसका मोबाइल फोन था। जस्टिस वर्मा के मोबाइल फोन के 6 महीने के डेटा लेने की बात कही गई है, लेकिन उस आदमी ने जिसका मोबाइल बनाया था उसका मोबाइल को अभी तक जब्त किया गया कि नहीं जब्त किया गया। तो जुडिशरी के पास एक जुडिशियल मैंडेट है, उनको अदालत चलाने के लिए संविधान में बनाया गया है, उनको जांच करने के लिए बनाया नहीं गया है। और ये एक जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो संविधान में व्यवस्था दी गई है, जिसको कि 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती केस में बोला है कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी में अगर कोई अपराध होता है तो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत उसकी जांच सिर्फ कार्यपालिका ही करनी चाहिए, जो सक्षम एजेंसियां हैं उनको करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा दिक्कत ये है कि जिस तरीके से सियासी माहौल है और अगर सरकार इसमें इंटरफियर करे तो ये माना जाएगा कि सरकार न्यायपालिका के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और अगर सरकार इंटरफियर नहीं करे किसी भी वजहों से तो न्यायपालिका आंतरिक तौर पर इस तरीके की चीजों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण में एक लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है। और जब तक ये मामला पेंडिंग रहेगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने चल रहे सारे मामलों की विश्वसनीयता दांव पर लगी रहेगी, क्योंकि एक तरफ विवाद आ रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं और वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर वेबसाइट में डाला गया। जिस वीडियो में सब बातें हैं तो उसको कहीं ना कहीं से एक मान्यता मिली है। उस मान्यता के बाद इसका जल्द निराकरण अगर नहीं किया गया
तो जो संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ है वो और कमजोर पहले से था, उसकी पूरी विश्वसनीयता दांव में लग जाएगी। और अगर इस पर भरोसा खत्म हुआ तो संविधान सही मायने में संकट पे आएगा। अब जैसे आपने एक बात कही ना कि मेरे सवालों से आपने कहा कि आप लोग जैसा कि लगता है कि मानकर चल रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल होगा। क्रिमिनल ट्रायल जब होगा कोर्ट में, अदालत में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर या जो भी उनके वकील, वो बाद की प्रक्रिया। लेकिन ये जो 3 जजों की कमेटी जो जांच करेगी, तो जांच में तो ये सब बात होगी नहीं तो क्या जांच करेंगे वो? अगर सीडीआर मंगवाया जा रहा है जस्टिस वर्मा का, उनके सिक्योरिटी स्टाफ का, उनके गार्ड का, उनके सर्वेंट का, उनके पीए का, तो वो सीडीआर मंगा के क्या करेंगे लोग? क्या भाई ऐसे केस में, क्रिमिनल केस में तो ये भी होता है कि भाई वहां नोट था, जिसने देखा 2 विटनेस से, अग्निशमन विभाग वाला जिसने वीडियो बनाया, जस्टिस वर्मा कह रहे हैं नोट नहीं था या हमारा नहीं है, हम गए नहीं, हमारे परिवार के लोग गए नहीं। तो फिर क्रिमिनल केस में तो ये भी होता है कि जो एजेंसियां, चाहे पुलिस, चाहे सीबीआई, चाहे ईडी, वो दोनों को आमने सामने बिठा देती है क्रॉस करने के लिए, विटनेस को भी और एक्यूज को भी, ताकि उसके दोनों के सवाल जवाब से पता चले कौन झूठ बोल रहा है। तो ये 3 जजों की जो कमेटी वो तो ये सब करेगी नहीं, तो ये मान लें कि रह जाएगा केस ऐसे ही। नहीं, देखिए ये कहना बड़ा जल्दबाजी है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में जो ये केस का एक्सपोज़र हुआ है, उसके बाद इसको इस तरीके से ठंडे बस्ते में डालना मुश्किल होगा। और जिस तरीके से इसमें जो 2-3 दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। एक दिलचस्प मोड़ ये आ सकता है, जैसे जो कार के एक्सीडेंट के मामले होते हैं और कई बार मालिक वहाँ से हट जाता है और ड्राइवर के ऊपर पूरी ड्राइवर बात को आ कहता जाती है है यही चला रहा था और और ड्राइवर पकड़ा जाता ड्राइवर पूरी ज़िम्मेदारी ले लेता है। ले तो लेता, हो सही सकता है बात। कि एक ऐसा कोई व्यक्ति प्रकट हो जाए और जो हाँ। बोले कि साहब मेरा पैसा था या मैंने गलती से रख दिया या मेरी इस तरह की चीज़ें थी, और वो अपने ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी ले ले और वो जस्टिफ़ाई कर देगा कि इस तरह से बात है। ये एक बात आ सकती है। दूसरी बात लेकिन ये आ लेकिन सकती सर है। सर कार के केस में सड़क पर एक्सीडेंट होता है आधी रात को तो कोई कर सकता है। यहाँ गेटेड सरकारी बंगलो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जहाँ तैनात है, सीआईएसएफ, हो सकता है 1 दर्जन पुलिस वाले वहां होते होंगे, और वो जो आउट हाउस है जहाँ नोट मिला उसके बगल में गार्ड रूम भी है। तो यहाँ तो ये नहीं कहा जा सकता कि बाहर से कोई इसीलिए आया मैंने जहाँ। हाँ। इसीलिए हमने बोला कि इसमें प्रिजम्पशन करने के बजाय जो सबसे जरूरी बात है और जिस बारे में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए, वो बात है सीसीटीवी फुटेज। कैंपस के भीतर के, उनके परिसर के भीतर के सीसीटीवी फुटेज, परिसर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज। और अगर सिर्फ एक बात का सीसीटीवी फुटेज, वो पिछले 3 दिनों की बात ही 15 तारीख से लेकर अभी तक में आएगा कि 15 तारीख के बाद, क्योंकि एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों को नोट मिले हैं, तो 15 तारीख नोट उड़ के वहां से नहीं जाएंगे। तो वो नोट कहाँ से आए, कैसे आए, किसी ने फेंका, मलबा कहाँ पे फेंका, क्योंकि कुछ सारा मलबा अभी भी वहां पड़ा हुआ है जैसे कि रिपोर्ट बता रही हुई है। लेकिन ये बोरे कहाँ गए और ये बोरियां कहाँ गई, उसके बेसिस पे अगर होगा तो फिर मुझे लग रहा है कि चीजें कड़ियां जुड़ेंगी। उसके बगैर तो ये एक अधूरी बात ही रहेगी। बहुत सारे मामले हैं जिनकी जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वो मामले पुलिस की विफलता होती है। इस मामले में अगर सही सच सामने नहीं आया तो पूरे न्यायिक तंत्र की विफलता सामने आएगी। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूं, हमारे दिमाग में तो 100 सवाल है कि ये 3 जजों की कमेटी की जांच का दायरा क्या होगा और क्या उनके जांच के दायरे से बाहर होगा। और 3 जजों की कमेटी अगर जांच रिपोर्ट दे देगी, जितने दिन में देगी, अभी ये भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की क्या भूमिका होगी, क्या करेंगे इस मामले में? फिर देखिए पुलिस को देंगे। 3 जजों की कमेटी जो जस्टिस वर्मा ने अपना बयान, लिखित बयान दिया है, जो इस पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में उपलब्ध है। तो सबसे पहला तो वही, क्योंकि जो हमारा संविधान का जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उसमें होता है कि आरोपी से पूछताछ करके उससे जवाब लेना। तो उन्होंने जो बातें बोली हैं, उन बातों के अनुसार ही तो सबसे पहली बात ये आएगी कि क्या उस कमरे में ताला रहता था या नहीं रहता था, वहाँ के लोगों से पूछताछ होगी। दूसरा, ये उनके घर का हिस्सा था या नहीं था। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज में पैसे के बोरे ले जाने के और मलबे वापस ले जाने के कोई प्रमाण है कि नहीं है। चौथा, कोई साजिश है तो क्या साजिश के तहत क्या वहां पे कोई दूसरा आदमी पैसे रख गया और उसने वहां पर आग लगा दी। पांचवा, क्या ये पूरा वीडियो प्लांटेड है, एआई जनरेटेड है और उनको उसमें फंसाने की कोशिश की गई है। तो ये 5-6 बातों से वो जब करेंगे तो एआई जरूरी जनरेटेड नहीं का है कि स्कोप कहाँ है सर? एआई नहीं। जनरेटेड का स्कोप कहाँ है? पुलिस अजीत जी, कमिश्नर में। ये हम इस बात की गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि 3 जजों की कमेटी से ये मामले का निष्कर्ष निकल आएगा। हो सकता है कि 3 जजों की कमेटी किसी एक मोड़ पे जाके फंस जाए
और उसके मैं तो बाद कह रहा फिर हूँ वो फंस जाएगी, अपने। मैं तो हाँ, पहले ही कह रहा हूँ फंस जाएगी, जो तो जितने हो सकता है, पेचीदगी है। हो सकता हाँ, है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस उसमें उस कमिटी के लिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होती है, तो एक एसआईटी का गठन कर सकते हैं जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ रहें और जो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करें। लेकिन इसमें जितना विलंब होगा उसमें उतने ही ज्यादा जो साक्ष्य हैं खत्म होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी एक बयान आया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील का बयान है, वकील का या वकीलों का, बार एसोसिएशन का है शायद, जिसमें, हाँ, बार एसोसिएशन का, जिसने कहा है कि महाभियोग लाया जाए जस्टिस वर्मा के खिलाफ और जज बने रहने लायक नहीं है, ईडी और सीबीआई जांच करे पूरे मामले की। तो महाभियोग की तो पेचीदगी है, पहले तो चीफ जस्टिस महाभियोग का केस माने, फिर वो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को सूचना दें, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट का प्रोसेस है। आज तक महाभियोग से कोई जज हटा नहीं, और नहीं, दूसरा ईडी और सीबीआई। देखिए अजीत जी, दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जब तक जज हैं तब तक ईडी और सीबीआई की जांच नहीं हो सकती है। इसलिए महाभियोग हो या इस्तीफा हो, और इसीलिए कई बार लोग इस्तीफा देना चाहते हैं, इस्तीफा देकर के बाहर निकलना चाहते हैं। इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं कि इस्तीफा देने के बाद उनको जो संवैधानिक संरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। अब महाभियोग की बात आती है तो महाभियोग की दोनों प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया यह है कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे महाभियोग की प्रक्रिया को, अनुशंसा को राष्ट्रपति के पास भेजें। दूसरा, संसद खुद भी इस मामले में स्वतः पहल लेकर के और जो उसमें नोटिस के आधार पर इसमें महाभियोग की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें महाभियोग, लेकिन जो अभी तक का हमारा इतिहास है, जो सारी बातें हैं, अब इसमें क्या क्या नई बातें और आएंगी। और एक और बात ये भी आ रही है कि एफआईआर दर्ज करने में अभी रोक है, लेकिन अपना बचाव करने में कोई रोक नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ आके प्रेस वार्ता कर सकते हैं, तो जस्टिस वर्मा अपना पक्ष सामने क्यों नहीं रखते हैं? ये भी एक बड़ी बात आ रही है कि वो जो बात बोल रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, उनको वो सारी बातें अपने सामने रखें जिससे कि सच देश के सामने आ सके। तो अब अभी जो अब आज लगभग 10 दिन हो गए, आज के बाद की अगर स्थिति देखें तो मान लीजिए 3 जजों की कमेटी जब भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपती है, उस रिपोर्ट की दिशा अगर ये होती है जो इस 25 पन्ने के दस्तावेज की दिशा है, जिससे ये पता चल रहा है कि नोट उसमें था, नोट वहां से हटाया गया 15 की सुबह, ये सब, तो फिर चीफ जस्टिस क्या करेंगे उसके बाद? नहीं, एक देखिए जो स्थिति में मुझे, महाभियोग के लिए सरकार और राष्ट्रपति को सूचित करें। अगर ये इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं देंगे तो गर्दन पकड़ के जबरन आप इस्तीफा ले नहीं सकते, फिर महाभियोग रास्ता बचता है। तो फिर चीफ जस्टिस क्या करें? क्या उस स्थिति में चीफ जस्टिस एफआईआर दर्ज करने और बाकी एजेंसियों से जांच करने के आदेश दे सकते हैं? देखिए जितना अनुभव है और जो एक अभी तक की परंपराएं हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ईडी और सीबीआई आएगी। दूसरे नंबर पर इन मामलों में ये हो सकता है कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर इनको आंतरिक तौर पर सुरक्षा दे दी जाए और उसके बाद या तो किसी तीसरे स्थान पर, एक ऐसे दूरस्थ स्थान पर ट्रांसफर करके, या फिर उनको इस्तीफा इस बात पर मंजूर किया जाए कि अब आगे कोई इसमें कार्रवाई नहीं होगी। और ये बताते हुए कि चूंकि स्थितियां इतनी पेचीदगी वाली हो गई थी, यद्यपि उनका पैसा नहीं था पर फिर भी उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दिया, लेकिन ये पैसा जिससे कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चले और वो त्यागपत्र से पूरे मामले का समापन हो जाए। लेकिन ईडी सीबीआई जांच से बहुत सारे समस्याएं होंगी, बहुत सारे राज्यों का खुलासा होगा और बहुत सारे जो तंत्र की विकृतियां हैं, उस विकृतियों में 2 बातें हैं। एक तो कॉलेजियम सिस्टम पर बात तो आएगी, और जो दूसरी बात है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने कहा था कि सारे जजों को अपने प्रॉपर्टी का एनुअल डिक्लेरेशन देना चाहिए। उसके बावजूद जजेस नहीं दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 39 जज हैं, जिसमें से 2/3 से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। कुछ जजेस डमी अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो हम जब पूरे देश से कानून के पालन की बात करते हैं और जज खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय गणतंत्र है। गणतंत्र में तो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें जजों को समानता के आधार पर उनको कुछ विशिष्ट सुरक्षाएं मिली हैं, लेकिन वो कानून के ऊपर नहीं है। और अगर कानून का पालन में 3 बड़ी बातें हैं, पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक पारदर्शी जांच होनी चाहिए।
और तीसरा, उन्हें अपने सारे रिश्तों का, प्रॉपर्टीज का, सारी चीजों का सही डिक्लेरेशन देना चाहिए। और कॉलेजियम सिस्टम में यही सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि एक ग्रुप है, एक एलीट क्लब है, 200-300 लोग हैं, वो अपने लोगों को अपने तरीके से जज भर्ती कराते हैं, और यहीं से ही एक इस अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से ही करप्शन की और एक करप्ट सिस्टम की नींव पड़ती है। इसलिए ईडी सीबीआई तो इस मामले में नहीं आएगी, लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं क्या होता है इसमें। अब आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? हम भरोसा कर सकते हैं कि सही जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी अंत होगा, बहुत सारे सवाल रहेंगे जिन सवालों का जवाब नहीं मिला है। क्योंकि इसके पहले भी, आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। शनिवार के दिन चीफ जस्टिस ने उसमें एक विशेष अदालत का गठन किया था, और उसमें एक जस्टिस पटनायक को कमेटी को बताया, अपॉइंट किया गया था, और बोला गया था कि पूरा न्यायिक तंत्र इस समय एक संगठित खतरे में है और न्यायिक तंत्र को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उस जस्टिस कमेटी का रिपोर्ट क्या हुआ, उसमें क्या वो तंत्र पूरा एक सुधर गया? 4 जजों ने बोला था कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के तंत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उन दिक्कतों का समाधान तो लगता नहीं कि हुआ है, क्योंकि दिक्कतें तो सामने दिखती हैं। तो इसमें ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन सारे सवालों को जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दूध का दूध पानी होगा या नहीं होगा, मुझे तो उम्मीद नहीं दिखती है। लेकिन ये मामला कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किस मोड़ पे खत्म होगा? सवाल एक आम आदमी की तरह कि भाई अगर ये जस्टिस नहीं होते हाई कोर्ट के सिटिंग और इनको ये इम्यूनिटी नहीं मिली होती, कोई भी आदमी होता तो क्या होता है ऐसे मामले में जब नोट के वीडियो आ गए तो? नहीं, कुछ भी उसमें आम आदमी को तो कुछ होता ही नहीं। आम आदमी तो क्या करता है कि उसमें बोलता है कि हाँ इस तरह से था, नहीं है, ऊपर कितने नोट थे, और उन नोटों में इनकम टैक्स में टैक्स पे कर देता, बात खत्म हो जाती। नहीं, टैक्स क्योंकि पे कर पूरा, देता बात, पहले तो पुलिस पहुंचती, एफआईआर नहीं दर्ज तो होता, पुलिस पहुंचती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 हफ्ते पहले अभी भारत सरकार ने बहुत ही दिलचस्प एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि हम लोग सियासी मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करते हैं, और उन मुद्दों पे जिससे कि बहुत बड़े बड़ी बातें होती हैं। और उसमें सरकार ने इनडायरेक्टली ये बोला कि सरकार के पास आमदनी की कमी हो गई है, 2/3 से ज्यादा जो इनकम टैक्स की जो हमारे एरियर्स हैं वो रिकवर नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी आपराधिक मामले हैं उनको वापस ले सकते हैं, उनकी कंपाउंडिंग हो सकती है, मतलब पैसे लेकर के आप अपराध को अपने खत्म कर सकते हैं। तो अगर किसी के यहाँ पैसे थे नगद, और नगद पैसे उसमें जल गए, तो एक्सीडेंट हुआ, तो उस पैसे पे अगर ज्यादा से ज्यादा, भाई साहब फिर तो सवाल ये उठेगा ना कि अगर 10 करोड़ 15 करोड़ जो भी थे तो आए कहां से? भाई ये एक आम आदमी, आप ब्रिज बना रहे हैं, आप ठेका बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पनबिजली परियोजना बना रहे हैं, तब तो आपके पास पैसे आए। या जज हैं हाई कोर्ट में, आपकी जो भी कुछ लाख सैलरी होगी तो 15 करोड़ में टैक्स देके बच कैसे जाएंगे भाई? आपके आपके पास सवाल, ट्रेल तो होगा ना कि ये पैसा कहां से आएगा 15 करोड़? आपका मूल सवाल था अजीत जी, आपका मूल सवाल था कि अगर एक हाँ। आम आदमी या अदर देन जज के साथ होता तो क्या होता। जज जो है, अब इसमें थोड़ा सा एक मिनट और लेता हूं। जज पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और लोकपाल ने भी एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत जजों को पब्लिक सर्वेंट माना गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस आदेश पर रोक लगा दिया है। खबर आ रही है, एक सेकंड रुके, एक खबर आ रही है, एससी कॉलेजियम ने हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की केंद्र सरकार के पास। ये खबर उस दिन भी आई थी जब 21 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी थी कि कॉलेजियम के पास ये प्रस्ताव है कि इन्हें इलाहाबाद जो पेरेंट कोर्ट है जहां से ये दिल्ली आए थे 2021 में, वहां भेजा जाए। अब अभी उनके जुडिशियल पावर सीज कर दिए चीफ जस्टिस की तरफ से। अब खबर आ रही है कि उनको इलाहाबाद भेजा जाएगा। तो भाई सवाल उठता है, पावर सीज कर दिया फिर इलाहाबाद क्यों भेज रहे हैं? इलाहाबाद में पहले से बवाल मच रहा है, वकील के वहां से बार एसोसिएशन के बयान आ रहे हैं कि हमको डस्टबिन नहीं है, कचरा घर नहीं है कि जिन पर करप्शन के चार्जेस है उनको आप इलाहाबाद भेज दो। नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहले नंबर पर पिछले 3 दिनों के, 4 दिनों के आप अखबार की खबरों को हटाएंगे, निकालेंगे, उसमें अनेक तरह के विरोधाभास हैं। उसमें कि ये भी विरोधाभास है, ये बोला गया था कि इस मामले का उनके ट्रांसफर से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जब आप हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उससे सीधे समझ में आता है कि इस मामले को उस मामले से ताल्लुकात है। तो वहां पर केंद्र सरकार इनके आदेश को मानेगी, कब आदेश जारी करेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका स्वागत कैसे होगा, ये एक अलग बात है। पर जहां पर मैं बोल रहा था कि लोकपाल ने बोला कि हाईकोर्ट जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको अधिकार है, उसके बावजूद उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रोक लगा दिया है।
तो ये जो आपका सवाल था कि अगर आम आदमी के साथ होता तो क्या होता, आम आदमी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के भीतर उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो इनकम टैक्स में उसको टैक्स दे करके, फाइन पेनाल्टी दे करके वो निकल सकता है। लेकिन जज के यहाँ से जब निकलता है तो सिर्फ करप्शन का मामला नहीं बनता है, किन किन मामलों में कंप्रोमाइज हुआ था, ये बहुत सारे मामले खुलते हैं। इसीलिए जजों को सबसे ज्यादा एक ऑनरेबल माना जाता है। तो सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और उन जिम्मेदारियों को अब कसौटी पर, अग्नि परीक्षा है ये, इस अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कैसे बाहर निकलेंगे ये समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विराग गुप्ता साहब। बहुत सारी पेचीदगियां हैं, सवाल बहुत हैं। मैं 3 दिन से कह रहा हूं जवाब नदारद है, और जवाब अब ये 3 जजों की कमेटी कब तक जांच पूरी करेगी, उस जांच में क्या निकलेगा, उसके बाद फिर कुछ सवाल होंगे। हम इंतजार करेंगे। इस बीच अब केंद्र सरकार का क्या रवैया होता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां के बार एसोसिएशन का पहले से प्रतिवाद और विरोध है जबरदस्त तरीके से। तो फिलहाल इस खबर पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विराग गुप्ता साहब।